अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ए प्लास्टिक अनीमिया डिस्कस करेंगे। ए प्लास्टिक जो वर्ड है ये थोड़ा स्पेसिफिकली यूज़ किया गया है, जिसको मेडिकल टर्म में नोट टू फॉर्म बोलते हैं। नोट टू फॉर्म मीन्स ऐसा कोई ऑर्गन या टिश्यू जो अपना फंक्शन प्रॉपरली कैरी आउट नहीं कर रहा। सो अनीमिया की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर बोन मैरो के अंदर प्रॉपरली ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जितने ब्लड सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, सबकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो कम हो जाती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। सो ये जो रेयर कंडीशन डेवलप कर रही है बॉडी के अंदर, इसको हम ए प्लास्टिक अनीमिया बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉजेज़ की तरफ। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? अगर किसी पेशेंट का किसी टॉक्सिक मेटल्स के साथ जो है वो एक्सपोजर हो रहा है, फॉर एग्जांपल बेंजीन है, गैसोलीन के अंदर बेंजीन होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये स्टेम सेल को डैमेज करती है। स्टेम सेल डैमेज होते हैं और उस वजह से क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होती है बोन मैरो के अंदर। आपको पता है बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैंसर थेरेपी। अगर किसी पेशेंट की कैंसर थेरेपी चली, वो चाहे रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ये जो भी थेरेपीज़ होती हैं ये आपकी स्टेम सेल को, बोन मैरो को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। जब जैसे ही स्टेम सेल्स डैमेज होंगे तो ऑब्वियसली ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑटोइम्यून डिजीज़। ये ऑटोइम्यून भी हो सकती है, आपकी अपनी बॉडी के सेल्स जो है वो बोन मैरो को डैमेज करना शुरू कर दें, स्टेम सेल को हिट कर रहे हैं, स्टेम सेल को डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अगर बहुत स्वेयर इन्फेक्शन चल रहा है बॉडी के अंदर, उसमें बोन मैरो वीक हो रही है, बोन मैरो डैमेज हो रही है, ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो अगेन ए प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन डेवलप कर सकती है। देन वीकेंड बोन मैरो। अगर बोन मैरो वीक है, डैमेज है, तो भी स्टेम सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, स्टेम सेल्स नहीं बनेंगे, वो आगे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं करेंगे। वीकेंड बोन मैरो यानी अगर बोन मैरो डैमेज है, ठीक है, वीक है, तो स्टेम सेल्स जो है वो न्यू ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे। इन सारी कंडीशन के अंदर एक ही क्राइटेरिया है कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि स्टेम सेल्स जो है वो फंक्शनल नहीं है, वो ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहे। क्रोमोसोमल अल्ट्रेशंस भी हो सकते हैं, ट्राइसोमीज ऑफ 6 and 7 और 8 हो सकती है। 7 क्रोमोसोम जो है वो मोस्टली एब्सेंट होता है आफ्टर थेरेपी। सो ये जो कंडीशंस हैं इनको हम सोमैटिक म्यूटेशंस भी बोलते हैं, जो कि परसिस्ट करती हैं एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट के अंदर। सो इट इज़ ऑल्सो अ genetic disorder. So these are the causes of aplastic anemia. Now students, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्या साइंस होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम aplastic anemia. So स्टूडेंट्स, कौन से सिम्टम्स आएंगे? पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग्ड होगा, हेडेक की कंडीशन रहेगी, जैसे कि एनीमिया के सिम्टम्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइपोक्सीमिया, एक टर्म हमने पढ़ी थी हाइपोक्सिया, जिसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर कम है। हाइपोक्सीमिया मीन्स आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है। सो हाइपोक्सीमिया की कंडीशन होगी। अगेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आरबीसीज की प्रोडक्शन, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है बॉडी के अंदर, सो पेशेंट को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। इरेग्युलर हार्ट बीट, अगेन पाल्पिटेशन की कंडीशन है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। पेल स्किन, आरबीसीज नहीं है बॉडी के अंदर। इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसीज, आपको पता है प्लेटलेट्स का काउंट भी कम हो रहा है बॉडी के अंदर, और आपको पता है प्लेटलेट जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट का अमाउंट कम है, तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग टेंडेंसी यानी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। फीवर की कंडीशन होगी, फीवर भी हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स नहीं है। स्किन रैशेज, ऐसे पेशेंट्स को पिटैकी यानी छोटे छोटे स्मॉल रेड स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। पर्परा की कंडीशन भी हो सकती है। पर्परा मीन्स जो ब्रूजेस टाइप की जो कंडीशन होती है, ब्रूजेस बनना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर, जो थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू पिटैकी, यानी स्किन रैशेज बनना शुरू हो जाएंगे। डिजीनेस की कंडीशन होगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, सो पेशेंट के बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का काउंट कम है तो पेशेंट की इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। अब हम देखेंगे कि इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने साइंस देखने हैं एनीमिया के, जैसे कि पेल स्किन देख रहे हैं हम पेशेंट के, जो है वो पिटैकी यानी स्मॉल रेड स्पॉट्स बॉडी के अंदर तो नहीं है, या पर्परा की कंडीशन तो नहीं है, ब्रूजेस तो नहीं बनने हुए स्किन के ऊपर, पेशेंट के अंदर कोई इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं आ रहे हैं। देन पेशेंट की हम वाइटल्स भी चेक कर सकते हैं, जिससे हम इरेगुलर हार्ट बीट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
देन हम बोन मैरो बायोप्सी हिप बोन से हम थोड़ा सा सैंपल लेंगे बोन मैरो का, ठीक है, साथ में थोड़ी सी बोन का सैंपल भी लेंगे और उसको हम लेबोरेटरी में चेक कर लेंगे आया पेशेंट की जो ब्लड सेल्स हैं वो क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं बोन मैरो, या फिर हेल्दी नहीं है, या फिर प्रोडक्शन जो है वो एबनॉर्मल सेल्स की हो रही है। ब्लड टेस्ट भी करवा लेंगे जिसमें हमने WBC RBCs का काउंट चेक कर लेना है और उनकी शेप को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, साइज देख लेंगे उसके, ठीक है। तो हमने ये 3 इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन, बोन मैरो और ब्लड टेस्ट, ठीक है। अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? सिंपल ट्रीटमेंट है इसका, हम एरिथ्रोपोइटिन देंगे। एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगी? बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगी कि वो RBCs की प्रोडक्शन करे, ठीक है। फिर देन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है देन भी हम दे सकते हैं। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें हम किसी डोनर के स्टेम सेल्स लेते हैं और पेशेंट की बोन मैरो के अंदर उसको प्लेस कर देते हैं जहाँ पे वो न्यू ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो इट्स एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये आपने याद रखना है। एंटीवायरल ड्रग्स भी दे सकते हैं, अगर वायरल इन्फेक्शन है जो लंग कॉम्प्लिकेशन काज कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं उन पेशेंट्स को। अवॉइड इन्फेक्शन, इसके अंदर आपने देखा पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर नहीं है, तो इन्फेक्शन के चांसेस एज कम्पेयर टू हेल्दी इंडिविजुअल्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने कोशिश करनी है पेशेंट की हाइजीन को मेनटेन रखें, उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको इम्प्रूव करें, जो प्रॉपरली कुक्ड वेजिटेबल्स होती हैं वो पेशेंट को देनी है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो, उनकी हैंडलिंग प्रॉपर हो। सो दिस इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक एनीमिया। स्टूडेंट्स, आज हमने एप्लास्टिक एनीमिया को डिस्कस किया जिसमें आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह के ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही हो क्योंकि आपकी जो बोन मैरो है वो डैमेज हो चुकी है, उसके अंदर ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। कॉजेज हमने देखी किसी भी टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से, किसी की कैंसर थेरेपी चल रही है, जीन म्यूटेशंस भी हो सकती हैं, इनहेरिटेड या जेनेटिक भी हो सकता है। कैंसर थेरेपीज़ के बाद भी पेशेंट को टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। देन हमने उसके साइंस देखे जो कि एनीमिया के जैसे साइंस थे, जैसे कि पेल स्किन, हेडेक, डिजीनेस, और पेशेंट के जो स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे थे वो पिटैकी परपरा की कंडीशन थी और पेशेंट की इम्यूनिटी लो हो जाती है, फीवर और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमने उसको डायग्नोस कर लिया था, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट और बोन मैरो बायोप्सी। देन हमने उसका मेडिकल मैनेजमेंट किया, ट्रीटमेंट दिया जिसमें हम एरिथ्रोपोइटिन देंगे ताकि RBCs की प्रोडक्शन हो। देन हमने उसको एंटीबायोटिक्स दे देनी है अगर इन्फेक्शन, एंटीवायरल दे देनी है अगर वायरल इन्फेक्शन है, और फिर साथ में उसकी हाइजीन को मेंटेन रखना है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस को एज मच एज पॉसिबल रिड्यूस किया जा सके। सो इसके साथ हमारा एप्लास्टिक एनीमिया का टॉपिक हो गया है कवर। इसको अच्छे से देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।